में चैप्टर नंबर 9 है रीढ़ की हड्डी। देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी इसके लेखक साहब है। लेखक साहब का एक बार परिचय देख लेते हैं फटाफट। जन्म हुआ था इनका 1917 में। 1917 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु देख लेते हैं 1978 में इनकी मृत्यु हुई थी। परिचय एक बार पढ़ लेंगे फटाफट। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ मतलब बड़े साहित्यकार है और संस्कृति पुरुष है। संस्कृति पुरुष मतलब संस्कृति की जानकार है, संस्कृति के जानकार है ये। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी में काम करते थे ये और हिंदी को एकदम बड़ा, हिंदी का लेवल बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी बहुत ही महान है। प्रमुख कृतियां एक बार पढ़ लेते कौन कौन से इन्होंने काम किए। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि इनकी कृतियां हैं, इन्होंने काम किए हैं। अब एक बार गद्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गद्य जो एक नाटक है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है नाटक में। देखते हैं आगे। प्रस्तुत एकांकी मतलब होता है दोस्तों नाटक। एकांकी मतलब होता है नाटक। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री की शिक्षा के लिए, स्त्री के एजुकेशन के लिए के महत्व को दिखाया है। महत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियों में जो भी लड़कियां हैं उनको भी एजुकेट किया जाए, उनको भी पढ़ाया लिखाया जाए। समाज के दकियानुसी मतलब पुराने विचार जो थे उनके बारे में। दकियानुसी विचारों पर प्रहार मतलब उस पर वार करते हुए, उस पर चोट करते हुए, प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। नारी सम्मान के लिए इन्होंने अपनी आवाज उठाई है। देखते हैं यहाँ पे नाटक की तो दोस्तों यहाँ पे पात्र होंगे। पात्र देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली पात्र है हमारी यहाँ पे, सबसे पहली एक्टर है जो हमारी उमा है, जो कि एक सुशिक्षित युवती है, जो कि एक एजुकेटेड वुमेन है, एजुकेटेड लड़की है। यहाँ पे देख लेते हैं उसके पिताजी का नाम रामस्वरूप उसके पिताजी है और प्रेमा उनकी माता है। शंकर एक युवक है जो उसे देखने आता है, उमा को देखने आता है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है। अब देख लेते हैं रतन रामस्वरूप का नौकर है, मतलब उमा के घर में नौकर है, उसका नाम है रतन। देखते हैं अभी यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ पे नाटक स्टार्ट होता है। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, एक महाशय आते कमरे के अंदर एंट्री करते हैं। नाटक आपने कभी भी देखा होगा, नाटक में पर्दा खुलता है, फिर नाटक का नजारा हम लोग को दिखता है। तो एक महाशय वहां से आते हैं, तो उनकी पीठ दिखाई दे रही है, वो है हमारे रामस्वरूप जी। पीठ नजर आ रही है, वो अधेड़ उम्र के, अधेड़ मतलब एकदम जो ज्यादा जवान भी नहीं हो, ज्यादा बूढ़े भी नहीं, मतलब 40-50 साल की इनकी उम्र है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा, तख्त का एक सिरा मतलब एक साइड, किसने एक तख्त मतलब होता है दोस्तों टेबल जहाँ जिसके ऊपर बैठा जाता है। तख्त का एक सिरा पकड़ा है रामस्वरूप जी ने और एक उनका नौकर पकड़ता है। नौकर ने पकड़ रखा है रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल। रामस्वरूप जी कहते हैं अपने नौकर को, क्योंकि दोस्तों वो बुढ़े हैं, तो वो कहते हैं अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, अब तख्त को उस साइड मोड़ दे, वहां पे बैठेंगे हम लोग उस पे। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन बिछा दे साहब यहाँ पे बिछा दे, और उसके ऊपर कपड़ा बिछा दे, ऐसा पूछता है रामस्वरूप जरा तेज आवाज। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और कहता है बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए भाया? यहाँ के आगे डांस करने के लिए। रतन तख्त बिछाता है ही और हंसता है वो रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार उठा ला, ताकि उमा उनको जो आने वाले मेहमान जो आने वाले उसे देखने के लिए, तो उसके सामने हारमोनियम और सितार बजा के दिखा दे कि उसके पास टैलेंट है। देखते आगे। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, जो तख्त होता है टेबल होता है उस पर दरी बिछाते हैं उन लोग। प्रेमा जो उनकी पत्नी है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना मतलब एक मुहावरा है। मुंह फुलाना मतलब उदास बैठी हुई है वो। रामस्वरूप क्या हुआ? उसे क्या हुआ पूछते हैं वो। प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। उसे ठीक ठाक करके मतलब सजा धजा के उसको नीचे लाना। रामस्वरूप अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने मतलब एकदम डिसिप्लिन में आए, एकदम तरीके से आए। ये लोग जरा ऐसे है, मतलब ये एकदम डिसिप्लिन ज्यादा पसंद करते हैं। लड़कियां ज्यादा बोलने वाली नहीं चाहिए इनको। देखते आगे। खुद पढ़े लिखे हैं, और ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की तो इनको जरा भी नहीं चाहिए। मतलब खुद पढ़े लिखे बहुत है, खुद अच्छी जगहों पर जाते हैं, लेकिन इनको बहू चाहिए जो कि अनपढ़ हो, जो घर का कामकाज करती हो, बाहर वो जाती ना हो। खुद पढ़े लिखे वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी इनको लड़की नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी बहू इनको नहीं चाहिए। मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और लड़के की क्या सोचे, या तो उनके परिवार वालों की सोचो कि लड़का क्या सोचता है। अब ये कहते हैं रामस्वरूप बाप शेर तो लड़का सवा शेर, बाप शेर है तो लड़का उससे भी दुगना है।
एक नंबर है तो यो बेटा उसका 10 नंबर ही है। देखिए आगे, बीएससी के बाद, बीएससी मतलब होता है दोस्तों, बीएससी मतलब बैचलर इन साइंस, बैचलर बीएससी करके बैठा है साइंस में, मतलब इसका मतलब आप इतना सिंपल समझिए कि 15वीं उसने पढ़ लिया है। आगे के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, अभी भी वो उसकी पढ़ाई चालू है 15वीं के बाद। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, पढ़ाई का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का सवाल दूसरा है और शादी का सवाल दूसरा है, कि मतलब पढ़ने के लिए लड़की को पढ़ाना चाहिए, लेकिन शादी के लिए दोस्तों उसकी कौन चाहिए, उसे पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। क्या करूं मजबूरी है, वो कहता है क्या करूं मजबूरी है। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। रामस्वरूप, मतलब वो लोग आ गए वहां पे। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, वे आ भी गए, वे लोग आ गए, मेहमान लोग आ गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। तुम उमा को ये भी बोल देना कि वो थोड़ा सा गा के दिखा दे उन लोग को मेहमानों से। हा हा हा, और हंसते हुए मिलता है, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, बाबू जो गोपाल प्रसाद उसके पिताजी है, जो शंकर आया है उसके पिताजी है। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, और हंसते हुए कहते हैं मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। गोपाल प्रसाद खखार कर मतलब थोड़ा खांसते हुए, नहीं तांगे वाला जानता था, तांगे वाला जो घोड़ा गाड़ी वाला था वो जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, रास्ता कैसे नहीं मिलता, सब जानते हैं आपको। रामस्वरूप हंसते हुए लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं, और कितने दिनों की छुट्टियां हैं पूछते हैं। शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, कॉलेज की तो छुट्टी नहीं है, वीकेंड में चला आया हूं, मतलब एक दिन की छुट्टी मिली है, वीक में एक दिन की छुट्टी होती है, उस दिन चला आया है। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, अब आपके कोर्स खत्म होने में साल भर रहा होगा। ये क्या कहता है शंकर, जी यही कोई साल 2 साल, साल 2 साल, मतलब उसका कंफर्म नहीं है वो पास होगा, अगर पास नहीं हुआ तो 2 साल भी हो सकते हैं। तो ये कहते हैं रामस्वरूप, साल 2 साल, साल 2 साल, ये पूछते हैं कि साल लगेगा कि 2 साल लगेगा, तो वो कहता है शंकर हाँ हंसते हुए, जी 1 साल का मार्जिन रखा है, 1 साल का मार्जिन मतलब एक ऊपर नीचे हो सकता है, फेल हो गया तो वापस से पढ़ेगा तो दूसरा साल आ जाएगा। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए उसके पिताजी शंकर के, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात कर ले। बिजनेस की बात मतलब जो जिस काम के लिए उन लोग आए, लड़की को उन लोग देखेंगे, फिर बाद में अपने दहेज की बात उन लोग करेंगे। वाह वाह, अच्छा बिजनेस है इनका। रामस्वरूप, बिजनेस, ओ बिजनेस, चौक कर कहते बिजनेस, कौन सा बिजनेस, समझ कर, तो फिर बाद में वो समझ जाते हैं, ओ फिर कहते हैं ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, फिर उसके बाद आराम से हम लोग बात करेंगे। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्यों तकल्लुफ करते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है, ऐसा फॉर्मेलिटी करने पड़ते हैं, खाना खाने तो आए ही हैं उन लोग, लेकिन ये कहना पड़ता है कि ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है। रामस्वरूप, हाँ तकल्लुफ किस बात की। रामस्वरूप कहते हैं, गोपाल प्रसाद ने कहा था यह सब आप क्यों तकल्लुफ कर, क्या तकल्लुफ करते हैं। रामस्वरूप कहते हैं तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, ये तो मेरी किस्मत है कि आप लोग मेरे यहाँ आए, सबको यही कहना पड़ता है। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं, वो जब जाते हैं अंदर से कुछ नाश्ता लाने के लिए, क्यों क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुक कर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, इन लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आगे, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, तुम्हारे दोस्त ठीक करते हैं कि इसकी बैकबोन से कुछ इसका रहस्य जुड़ा हुआ है, देखेंगे हम लोग आगे भी। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। इसने में उसके जो लड़की के पिताजी होते हैं रामस्वरूप जी, वो चाय की ट्रे लाकर टेबल पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, चाय लेकर ही आ गए। तो देखते आगे, रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हाँ फिर से हंसते हुए, ऐसे ही बात करनी पड़ती है दोस्तों, गुस्से में तो बात नहीं कर सकते, हंस के ही बात करनी होती है। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, आपको कौन सी चाय पसंद है, फॉरेन की चाय पसंद है कि हमारी हिंदुस्तानी। नहीं साहब, गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिए। इस पर उसका बेटा कहता है खकार कर, दोस्तों एक बार अपने उसके पापा ने उसको चिल्लाया तो थोड़ा ये भी मस्करी करते हुए कहता है, खकार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, अब ज्यादा चीनी वालों पर टैक्स लगाएगी, कहता है। आगे गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है, अगर सरकार को पैसे कमाना चाहते हैं तो सरकार को एक काम करना चाहिए, तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, कितनी अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छा इन्होंने सुझाव भी दिया है। देखते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या,
शंकर को प्याला देते हैं चाय का और पूछते हैं वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। और दोस्तों ये तो सही बात है, खूबसूरती, अगर आपकी खूबसूरती पर टैक्स देना हो तो आप कोई भी इंसान मना नहीं करेगा, और लड़कियां तो खास करके मना नहीं करेंगी, लड़कियां और ज्यादा टैक्स देना चाहेंगे क्योंकि सबको बताना है कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, और जो जितनी खूबसूरत है उतना ज्यादा टैक्स देने को वो पसंद करेगी। खूबसूरती पर टैक्स, रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह तो ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चूं भी नहीं करेगा, देने वाला जरा भी आवाज तक नहीं करेगा, चूं तक नहीं करेगा, मतलब है आवाज तक नहीं करेगा और खुशी खुशी से देगा। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेडअप हो गया है। खूबसूरती का सवाल भी बेडअप हो गया है, मतलब खूबसूरती होना बहुत ही ज्यादा जरूरी, अजीब हो गया है, मतलब एक अभी सबसे ज्यादा जरूरी है खूबसूरत होना। हम लोगों के जमाने में तो यह कहीं उठता भी नहीं था, हम लोगों के जमाने में उठता भी नहीं था, क्योंकि लड़के लड़कियों को देखना भी अलाउड नहीं था, लड़के लड़कियों को बिना देखे उन लोगों की शादी हो जाती, शादी के बाद उन लोगों को पता चलता था कौन है। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। तस्तरी गोपाल जो उनके खाने का सामान लाया था वो उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं ये लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं साहब, कभी नहीं, हमारे जमाने में ऐसा होता ही नहीं था कि खूबसूरती को देखा जाए, ऐसा वो कहते हैं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर वापस उसकी तरफ मुड़ते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू इसके बारे में, खूबसूरती के बारे में? शंकर कहते हैं किस मामले में? रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, खूबसूरती देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, ये उससे पूछते हैं। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है, लड़की खूबसूरत तो होनी ही चाहिए। और जायचा मतलब जन्म पत्र मतलब उसका ये जो उसका जन्म पत्र मतलब उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जायचा तो मिल ही गया होगा, जायचा तो आपका मिल गया होगा क्योंकि कुंडली वंडली उन लोगों को बनानी है। रामस्वरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, ठाकुर जी मतलब उनके देवताओं के चरणों पर रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए, खुद ब खुद मिला हुआ समझिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं, शंकर हंसता है लेकिन गोपाल प्रसाद थोड़े टेंस हो जाते, थोड़े सहम जाते हैं। गोपाल प्रसाद लड़कियों को अधिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, सिलाई विलाई सिखा दो उनको, काम हो जाएगा, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप हाँ, रामस्वरूप भी हंसते हैं, सही कहा आपने, ऐसा कहते हैं। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, अरे जरा पान भिजवा देना, पान भिजवाना मतलब उसको उमा को भेजने कहते हैं। उमा पान की तस्तरी अपने पिताजी को देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा, जो सुनहरी रंग का दोस्तों जो चश्मा था उसको वो दिख जाता है, और उन लोग चौंक जाते हैं, चश्मे वाली लड़की मतलब ये जरूर ये पढ़ाई करती होगी, वो उन लोग को क्योंकि पढ़ी लिखी बहू उन लोग को नहीं चाहिए, इसलिए उन लोग कहते हैं और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे एकदम चौंक जाते हैं और चौंक कर कहते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों साथ में कहते हैं एक साथ, चश्मा, इसी लड़की को चश्मा है और इस लड़की से हम लोग शादी कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये लड़की पढ़ी लिखी हम लोग को लग रही है। देखते आगे। रामस्वरूप जरा शक पकाकर मतलब थोड़ा एकदम भयभीत होकर डर कर, जी वो तो, ऐसा बोलते बोलते अटक के कहता है, जी वो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है, ऐसे कोई खास बात नहीं है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई की वजह से तो नहीं है, कुछ पढ़ाई तो नहीं करती ना ये लड़की? वो कहते हैं नहीं साहब, पढ़ाई नहीं करती। नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, आओ जैसा मैंने कहा ना, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था तभी उसने लगाया है। गोपाल प्रसाद तब ठीक है, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में मतलब धीमे से वे कहते हैं, बेटी बैठो बेटी। रामस्वरूप वहां बैठ जाओ उमा उस तख्त पर, अपने बाजे के पास उमा बैठती है, उमा वहीं पे बैठती है। अब बोलेंगे गाना सुना दे, लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, उसको पहले एकदम जांचा परखा जाता है, शादी करना है कि इन लोग सामान खरीदने आए, कुछ समझ में नहीं आता। देखते आगे। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं दोस्तों, देखना है लड़कियों की चाल देखी जाती है, लड़की कैसी है, लड़की की सुंदरता, हर एक चीज उन लोग को चाहिए, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। बस इतनी सुंदरता होने के बाद दोस्तों उसको चाहिए, उन लोग चाहते हैं कि वो घर के काम करते रहे, घर का खाना बनाए, घर में झाड़ू पोछा करे, बस इतना ही चाहती है। तो दोस्तों क्या मतलब है खूबसूरती का? देखते आगे। जी चाल में तो कुछ खराबी है नहीं,
चेहरे पर भी छवि है, चेहरा भी एकदम अच्छा है, खूबसूरत है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, कुछ गाना बजाना आता है तुमको? रामस्वरूप जी कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी दोनों बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, बहुत ही खूबसूरत गाना है। गाना शुरू कर देती है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है, उसकी जो झेपती सी आंखें मतलब शर्माती हुई उसकी आंखें होती है उससे मिल जाती है, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है, और गाते गाते एक साथ रुक जाती है क्योंकि वो उस लड़के को पहले से ही जानती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है, अंदर जाने को बढ़ती है, तभी क्या होता है? गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी, अभी ठहरो बेटी, थोड़ा बातचीत हो जाए, थोड़ा और बैठो और बैठी रहो उमा, उसके पिताजी कहते हैं। उमा बैठती है गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती, उमा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने उस लड़के को देख लिया, उस लड़के के बारे में उसे पता है, उसे अच्छा नहीं लगा, उसके घर पे वो लड़का आया। रामस्वरूप हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वो बात तो मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मेरे दिमाग से चला गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, कुत्ते की एक ड्राइंग होगी, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी जो भी ड्राइंग है वो सब इसने ही बनाया है। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह भी जानती है, सिलाई वगैरह भी जानती है? पूछते हैं ये रामस्वरूप जी, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है, सारा घर का जो भी सिलाई कढ़ाई करना रहता है वो सब कुछ यही करती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सिलती है। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते, तुमने भी कुछ इनाम विनाम भी जीते। अब दोस्तों चाहते हैं कि घर के काम करे और कहते हैं कि तूने कुछ इनाम विनाम जीता है, क्या करेंगे इस इनाम विनाम का, देखते आगे। उमा चुप, रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है, इशारे के लिए खांसते हैं कि ताकि वो कुछ बोले, लेकिन उमा कुछ बोलती नहीं है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते, थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं, रामस्वरूप घबरा जाते हैं कि ये क्यों गुस्से में आ गया। रामस्वरूप जवाब दो उमा, उसके पिताजी कहते हैं जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ जरा शर्माती है हमारी लड़की, थोड़ा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत सारे जीते ऐसा कहने जाते हैं, लेकिन तभी गोपाल प्रसाद जरा रुकी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, ये इसे भी तो कुछ कहने दो, ऐसा कहते हैं। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनो, कुछ तो बोलो, जवाब दो ना, जवाब देती क्यों नहीं है, जवाब दो। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, एकदम आराम से कहती है लेकिन एकदम कड़क आवाज में वो कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, क्या जवाब दूं बाबूजी, कहती है जब कुर्सी मेज बिकती है, जब किसी सामान को बेचा जाता है, कुर्सी या मेज टेबल को बेचा जाता है, तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, दुकानदार कभी नहीं पूछता कुर्सी मेज को कि तुझे बिकना है कि नहीं, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, खरीदार को दिखला देता है आपको मुझे बेचना है, इनको आप मुझे दिखा दो, मुझसे क्यों राय पूछी जाती है कि मुझे यहाँ पे बिकना है कि नहीं, पसंद आ गई तो अच्छा और वरना नहीं तो आप दूसरी जगह पे जा सकते हैं, तो ऐसा करती है। अब रामस्वरूप देखते हैं दोस्तों, चौंक कर खड़े हो जाते हैं, रामस्वरूप गुस्से से चौंक कर एकदम खड़े हो जाते हैं, इसको क्या सिखाया था, क्या कह रही है, उमा उमा गुस्से में एकदम कहते हैं उमा उमा। उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, जब वो चुप थी तो उसे जबरदस्ती कह रहे थे कहो, अब जब कहने लगी तो उसे चुप करा रहे हैं। गोपाल प्रसाद ताव में आकर एकदम गुस्से में आकर एकदम लाल हो जाते हैं, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ आपकी बेइज्जती करने ही हम लोग ने यहाँ पे बुलाया था, और हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप लोग जब से आए हो मेरे बारे में कभी मुझे ये करो कभी वो करो कह रहे हो, कभी मेरी खूबसूरती के बारे में कभी बात कर रहे हो, कभी मेरी चाल के बारे में बात कर रहे हो, तो दोस्तों कितना अपमान वो महसूस करती होगी जो और लड़कियां हैं, कितना अपमान शर्मिंदगी महसूस करती होंगी। एक लड़के के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, लड़की के बारे में सब कुछ राय ली जाती है, सब कुछ देखने के बावजूद भी दोस्तों उसे सोचा जाता है कि ये सिर्फ घर के काम करे, तो दोस्तों ऐसा कैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं, जी हाँ और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हो, इतनी देर से आप लोग नाप तोल कर रहे हो, हमारी कोई बेइज्जती नहीं होती। शंकर बाबूजी चलिए, वो भी समझ गए लड़की कौन है। गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो। उमा जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, मैंने बीए मतलब इसने भी 15वीं की है, लेकिन लड़के ने किया था साइंस से, बीएससी किया था, लेकिन इसने किया है आर्ट्स से, बीए मतलब होता है बैचलर इन आर्ट्स, इसने 15वीं दोनों ने पढ़ा है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर
कायरता दिखाई हो ना। मैं लड़कियों के हॉस्टल में आकर ताक झाक किया है मैंने, मैं तो अच्छे से मैंने पढ़ाई किया है ना, मैंने कोई चोरी किया। लेकिन आपका लड़का दोस्तों, आपका लड़का क्या करता है, लड़कियों के हॉस्टल में आकर ताका झाकी करता है, और ताका झाकी में एक बार वो पकड़ा भी गया था। उसकी हो सकता है अच्छे से धुलाई भी हो। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाए भागे थे। नौकरानी ने इन्हें पकड़ लिया था, नौकरानी के पैरों पर पड़कर ये अपना मुंह छिपाए भागे थे। हो सकता है तभी उनकी बैकबोन तोड़ी गई, उनकी पिटाई हुई हो और उनकी बैकबोन तोड़ी हो, तभी उनके दोस्त लोग कहते थे इसकी बैकबोन नहीं है। तो ऐसा उसके पिताजी भी कह रहे थे। रामस्वरूप, उमा उमा वापस उमा को शांत कराने की कोशिश करते। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे बुलाकर यहाँ पे मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरे साथ धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है, आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझे बताया नहीं, और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी, मैट्रिक मतलब दोस्तों 10वीं तक ही पढ़ी, ऐसा आपने मुझे कहा था। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं उमा, जी हाँ जाइए, जी हाँ जाइए, कोई जरूरत नहीं आपकी, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, जो मार पड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन मतलब पीठ की हड्डी है कि नहीं, वो देख लीजिए। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा था। बेबसी क्या कर सकते, एकदम लाचार हो गए थे। बेबसी का गुस्सा था क्योंकि उसके बेटे की बेइज्जती हो गई है, गुस्सा है। और उनके लड़के के रुलासा पर उसका लड़के का चेहरा एकदम रुलासा, एकदम रोने जैसा हो गया। दोस्तों होना भी चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि ये लोग लड़की को दोस्तों खरीदने आए, लड़की को दोस्तों अपमानित बेइज्जती करने आए। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो भी दहेज लेते हैं उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों दहेज के लिए हमारे देश में बहुत सारे कानून है, लेकिन दोस्तों कानून तोड़ने वाली भी हमारे देश में बहुत सारे हैं। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, खूबसूरत ये नाटक था दोस्तों, पढ़ने में तो बहुत मजा आया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नाटक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 10th स्टैंडर्ड का। तो तब तक दोस्तों अपने आप का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।